कंट्रोल की फ्री राशन से पहाड़ी आलसी हो रहे हैं और खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं। जब पहाड़ के लोगों को फ्री में चावल, गेहूं, दालें और दूसरी चीजें मिल रही हैं, तो वो काम क्यों करेंगे? पहाड़ी काम नहीं कर रहे और खेती बाड़ी बंजर पड़ती जा रही है, क्योंकि पहाड़ी अब मेहनत नहीं करना चाहते। पहाड़ में खेती बाड़ी के बर्बाद होने का ये वो नैरेटिव है जो अक्सर शहर में रहने वाले कुछ बुद्धिजीवी पेश करते हैं। इनका मानना है कि आज पहाड़ में जो खेती बाड़ी बंजर पड़ती जा रही है, उसकी एक बड़ी वजह सरकार से मिलने वाला फ्री राशन है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या फ्री राशन की वजह से ही पहाड़ में खेत बंजर पड़ रहे हैं? तो एक शब्द में जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम ये जवाब यूं ही हवा में नहीं दे रहे, ये जवाब बाकायदा रिसर्च में सामने आया है। फ्री राशन का बंजर होते पहाड़ से जो ये कनेक्शन जोड़ा जाता है, इसको लेकर तो हम विस्तार से बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ आपके मन में सवाल उठ सकता है कि अगर फ्री राशन के कारण नहीं है तो फिर क्यों और कैसे पहाड़ की खेती बंजर होती जा रही है? खेतों के बंजर होने की एक बड़ी वजह पलायन भी है। अब जो पलायन कर गए हैं उनका तो समझ में आता है कि वे शहर में रहकर गांव में खेती बाड़ी नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग गांव में ही रह रहे हैं वे लोग भी खेती से दूर आखिर क्यों हो रहे हैं? सरकार जैविक खेती को बढ़ावे से लेकर कई तरह की स्कीम लेकर आ रही हैं, उसके बावजूद उत्तराखंड में क्यों कृषि बढ़ने की बजाय घटती जा रही है? विश्लेषण के इस एपिसोड में आज बात करेंगे बंजर होते उत्तराखंड की। तथ्यों और आंकड़ों की जुबानी जानेंगे कि कैसे अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की कृषि हरी होने की बजाय बंजर होती गई है। एक वक्त में मैदानी राज्यों का पेट भरने वाला पहाड़ी राज्य क्यों आज खुद इन मैदानों पर निर्भर होता जा रहा है? आज बात बंजर होते उत्तराखंड की और उन समाधानों की जिससे हमारा पहाड़ फिर से हरा भरा और आबाद हो सकता है। हम इस एपिसोड में फ्री राशन वाले नैरेटिव के साथ ही उन वजहों पर भी बात करेंगे जिनसे पहाड़ की कृषि की स्थिति बदतर होती जा रही है। लेकिन इस चर्चा में जाने से पहले जान लेते हैं कि उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में कृषि की स्थिति आखिर है क्या। इस रिपोर्ट में हम उत्तराखंड की कृषि का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं, तो ऐसे में अगर आप पूरा एपिसोड देखने की बजाय किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ही देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प दिए गए हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 60,000 वर्ग किलोमीटर है। इस पूरे क्षेत्रफल में 38,000 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 63.41% पर जंगल है। करीब 7 लाख हेक्टेयर यानी 11.5% भूमि कृषि क्षेत्र है। पहाड़ और मैदान के लिहाज से बात करें तो उत्तराखंड का नेट इरिगेटेड एरिया यानी शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से 86% मैदानी भाग में है और महज 14% पहाड़ों में। उत्तराखंड में खेती के लिहाज से देखें तो प्रदेश में करीब 51% कृषि क्षेत्रफल ऐसा है जहां सिंचाई के लिए व्यवस्थाएं मौजूद हैं। बाकी इसमें 49% कृषि क्षेत्र मौसम पर आधारित है। बागों और फसलों के लायक कुल जमीन यानी नेट सोन एरिया का 98% जहां मैदानों में है, वहीं महज 19% पहाड़ों में है और बाकी बारिश पर आधारित खेती है। उत्तराखंड की करीब 70% से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन पहाड़ में स्थिति और खराब है। यहाँ की ज्यादातर जोत वाली भूमि छोटी और बिखरी हुई है। किसानों की बात करें तो पहाड़ों में करीब 92% छोटे और सीमांत किसान हैं, यानी कि इनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इनमें से भी 66% किसान ऐसे हैं जो खेती के सहारे सिर्फ अपनी आजीविका चला पाते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता सीमित होने की वजह से ये कुछ भी बाजार में बेचकर आमदनी नहीं कमा पाते। सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन राज्य के 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में होता है। राज्य की जीडीपी में कृषि का योगदान महज 3% है। अब ऐसा क्यों है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले उत्तराखंड की कृषि के परिप्रेक्ष्य को पूरा समझ लेते हैं।
ये तो सभी जानते हैं कि उत्तराखंड समेत कई हिमालयी राज्यों में सीढ़ीनुमा खेती होती है। इसी के लिहाज से उत्तराखंड के पहाड़ में क्षेत्र भी दो हिस्सों में बटे होते हैं। एक ऊंची पहाड़ी वाला क्षेत्र जिसे डांडा कहते हैं और दूसरा कम ऊंचाई वाला क्षेत्र जिसे गंगाड़ कहा जाता है। इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर खेत भी दो श्रेणी में बांटे गए हैं। सिंचित क्षेत्रों को सेरा और असिंचित क्षेत्रों को उखड़ या उसर बुलाया जाता है। वैली एरिया यानी नदियों के करीब रहने वाले क्षेत्र में सेरा बहुत मात्रा में होते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में उखड़ व्यवस्था अपनाई जाती है। खेती की उखड़ व्यवस्था में खेती की सारी या सर और 12 नाजा प्रणाली अपनाई जाती है। सारी प्रणाली के तहत 2 साल के चक्र में फसलें उगाई जाती हैं। पहले साल रबी में गेहूं, जौ और मसूर बोया जाता है। इसके बाद खरीफ में चावल बोया जाता है। वहीं 12 नाजा प्रणाली मिश्रित खेती का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें 12 तरह की फसलें एक ही खेत में उगाई जाती हैं। ये तो बात हो गई उत्तराखंड में कृषि की मौजूदा व्यवस्था की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में खेती बंजर से बंजर होती गई है। उत्तराखंड के पहाड़ों में कृषि की स्थिति कितनी चिंताजनक है, उसकी एक तस्वीर सरकार के आंकड़े ही पेश करते हैं। अक्टूबर में आई कृषि विभाग की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताती है कि अलग राज्य बनने के बाद से अब तक 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुकी है। कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जहां 2001 में उत्तराखंड के पास 7,69,944 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी, वो साल दर साल घटते हुए 2022-23 में महज 5,68,488 हेक्टेयर हो चुकी है। यानी कि कुल 27% कृषि योग्य भूमि घट चुकी है। अब क्यों उत्तराखंड में कृषि भूमि घट रही है और क्या फ्री राशन भी इसके घटने की कई वजहों में से एक है, तो इन सवालों का जवाब भी हम जानेंगे। लेकिन उत्तराखंड में कृषि की स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा आप सरकार की प्रतिक्रिया से ही लगा सकते हैं। धामी सरकार में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर कृषि योग्य भूमि के घटने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो प्रदेश में कृषि भूमि बचेगी ही नहीं। लिहाजा कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। लेकिन क्या कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने से ही यहाँ की जमीनें हरी हो जाएंगी? तो जवाब ना में है और इस ना की कई वजह हैं। कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने से भले ही ये भूमि ना बिके, लेकिन इससे ये आबाद भी नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कृषि भूमि सिर्फ खरीद फरोख्त की वजह से बर्बाद नहीं हो रही है, बल्कि पहाड़ों में बंजर पड़ रहे खेतों के पीछे कई वजहें हैं। और इन्हीं कई वजहों में से एक वजह फ्री राशन मिलने को भी गिनाया जाता है। लेकिन क्या फ्री राशन इसके जिम्मेदार है? आइए जवाब देखते हैं। कुछ बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट अक्सर कहते हैं कि पहाड़ों में मिलने वाली फ्री राशन लोगों को आलसी बना रही है और इसी वजह से लोग खेतों में काम करना छोड़ दे रहे हैं। वैसे ये नैरेटिव सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, भारत के साथ ही नेपाल में भी ये खूब चलता है। और नेपाल में ही एक ऐसा प्रदेश है जिसकी पूरी वस्तु स्थिति उत्तराखंड के पहाड़ों से मिलती है। नेपाल के 7 प्रदेशों में से एक है कर्णाली। यहाँ भी उत्तराखंड के पहाड़ों की तरह सीढ़ीनुमा खेत हैं। ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं और जिस तरह उत्तराखंड के ज्यादातर किसान खेतीबाड़ी से सिर्फ अपना गुजारा कर पाते हैं, उसी तरह ही यहाँ पर भी किसान अपने गुजारे भर के लिए फसल उगा पाते हैं। यहाँ भी पलायन का दंश उत्तराखंड की तरह झेला जा रहा है। यहाँ के लोगों को नेपाल सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से फ्री राशन मिलती है और इसी वजह से यहाँ भी फ्री राशन के चलते खेती बाड़ी से लोगों की दूरी का एक नैरेटिव चलता है। यहाँ के स्थानीय नेता जैसे जीवन बहादुर शाही सार्वजनिक मंच पर नारा दे चुके हैं कि कर्णाली को अपने सहयोग से खत्म करना बंद करो। अब ये उत्तराखंड से कैसे जुड़ता है और रिसर्च में इसको लेकर क्या सामने आया है, ये जानने के लिए आपको नेपाल में चलने वाले इस नैरेटिव को जानना होगा। नैरेटिव के मुताबिक कर्णाली में तरह तरह की फसलें और दालें उगाई जाती थी। यहाँ के लोगों का जीवन यापन खेती से ही हो जाता था और उन्हें बाहर के किसी भी सहयोग पर
पर आश्रित नहीं रहना पड़ता था। लेकिन यहाँ स्थितियां तब बिगड़ने लगी जब नेपाल सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था ने फ्री या कम दरों पर चावल देना शुरू कर दिया। नैरेटिव के मुताबिक इसकी वजह से लोगों की फूड हैबिट्स बदली और लोगों ने स्थानीय उत्पादों की जगह फ्री में मिलने वाले चावल को प्राथमिकता दी। अब क्योंकि चावल फ्री या कम दरों में मिलने लगा था, तो लोगों ने खेतों में काम करना कम कर दिया और किसानों के इस आलस की वजह से ही खेत बंजर पड़ने लगे हैं। ये नैरेटिव यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब भी कर्णाली में फूड शॉर्टेज होती है तो मीडिया में फर्जी भूख, सफेद चावल का काला जादू जैसी हेडलाइन छपती हैं। कुल मिलाकर ये साबित किया जाता है कि फ्री की राशन ने कर्णाली के किसानों को आलसी बना दिया है और अब वो खेतों में काम करना ही नहीं चाहते। कर्णाली का यही नैरेटिव उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी लागू किया जाता है। यही कहानी उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए भी कई बार सुनाई जाती है। लेकिन ये नैरेटिव कितना सच है, इसका जवाब खोजने के लिए नॉर्वे की बर्गन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योगराज गौतम ने कर्णाली के हुमला में एक रिसर्च की। प्रतिष्ठित पत्रिका वर्ल्ड डेवलपमेंट में छपे इस रिसर्च पेपर के मुताबिक ये नैरेटिव सरासर गलत है। पेपर के मुताबिक आज भी यहाँ पर स्थानीय फसलों की खेती की जाती है और फ्री राशन का पारंपरिक खेती पर कोई असर नहीं पड़ा है। कमोबेश उत्तराखंड में भी यही स्थिति है। इसके साथ ही फ्री की राशन खेती बाड़ी छोड़ने का जरिया होने की बजाय उन गरीब किसानों की अन्न आपूर्ति को पूरा करता है जिनके पास बहुत ज्यादा उपजाऊ खेती नहीं है। पेपर यहाँ तक कहता है कि अगर ये मुफ्त या कम दरों पर मिलने वाली राशन बंद कर दी जाती है तो इससे गरीब किसानों की फूड सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ये फ्री की राशन अब उत्तराखंड में उन बुजुर्गों का सहारा भी बन रही है जो भूतिया होते गांव में अकेले रहने को मजबूर हैं और उनके लिए खेतों में हाड़ तोड़ काम करना संभव नहीं है। कर्णाली की तरह ही जब कुछ इसी तरह की रिसर्च अफ्रीकी देश युगांडा, स्वाजीलैंड और इथियोपिया में की गई तो जहां युगांडा में फ्री राशन का निगेटिव इम्पैक्ट स्थानीय उत्पादों पर थोड़ा बहुत दिखा, हालांकि 2 अन्य देशों में इसका कोई भी प्रभाव नजर नहीं आया। भारत में भी फ्री राशन की वजह से इकोनॉमी पर असर पड़ने को लेकर बहस होती रहती है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्री और कम दरों पर राशन इनकम इनइक्वालिटी यानी आय असमानता को खत्म करने के लिए जरूरी है। उत्तराखंड में भी कर्णाली की तरह ही ज्यादा संख्या में छोटे किसान हैं। पहाड़ में कई ऐसे किसान आपको मिल जाएंगे जिन्हें खेत से अन्न उगाने के बाद भी दुकान से राशन लेनी ही पड़ती है, क्योंकि खेत से मिला अन्न साल भर के लिए भी पूरा नहीं हो पाता। बेचने की तो भूल ही जाइए। ऐसे में इन छोटे किसानों के लिए कम दरों या फ्री की ये राशन काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और हाँ, अगर इस खबर की माने तो पहाड़ों के मुकाबले मैदान के लोग ज्यादा सरकारी राशन खा रहे हैं। खैर, सरकारी राशन नहीं है तो फिर क्यों पहाड़ों की कृषि बंजर हो रही है? चलिए इस सवाल का भी जवाब खोज लेते हैं। पहाड़ों में लोग खेती क्यों छोड़ रहे हैं या फिर पहाड़ों में खेती क्यों छूट रही है, इसका जवाब पहले उन लोगों से जान लेते हैं जो यहाँ अभी भी खेती कर रहे हैं। पोखरा ब्लॉक के वीणाधार गांव की धनेश्वरी देवी 40 साल से गांव में रहकर खेती बाड़ी कर रही हैं। वो mugambe.com से बात करते हुए कहती हैं कि 10 साल पहले तक हमारे 40 नाली वाले खेत में 10-10 कुंतल से भी ज्यादा गेहूं और चावल हुआ करते थे। ज्यादातर सब्जियां और दाल हमारे खेतों में ही पैदा हुआ करती थी। इस वजह से हम बाजार पर कम निर्भर थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। वो बताती हैं कि आज हमें सबसे पहले फसल को मौसम की मार से बचाना पड़ता है। इसके बाद अगर खेत में कुछ फसल हो गई तो बंदर, लंगूर और जंगली सुअर जैसे जानवरों से बचाने की चुनौती है। इसके बाद भी मुट्ठी भर अनाज हाथ लगता है और इस वजह से हमें भी अनाज और दाल के लिए सरकार से मिलने वाली राशन और बाजार पर निर्भर होना ही पड़ता है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ऐसे में एक ही समय में अलग अलग फसलों का एक साथ उत्पादन किसानों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन किसान फसल तो उगा लेंगे पर उसे बेचेंगे कहाँ? दरअसल उत्तराखंड में कृषि उत्पादन की मार्केटिंग के लिए बहुत सीमित विकल्प हैं। उत्तराखंड में 23 मंडी समितियां हैं, इनमें से भी ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में है। केवल चमोली और चक्राता मंडी पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र में आती है। इसके अतिरिक्त
रामनगर, विकास नगर, कोटद्वार और ऋषिकेश की मंडी समितियां ऐसी हैं जो पर्वतीय क्षेत्र से सटी हुई हैं। किसान अभिषेक रावत बताते हैं कि पहाड़ में ज्यादातर किसान अपने खाने के लिए ही खेती करते हैं, लेकिन जब वो समूहों से अपनी फसल बेचने के लिए जुड़ते भी हैं तो दिक्कतें उसे बेचने में भी आती हैं। वो बताते हैं कि हमारी सबसे नजदीकी मंडी कोटद्वार है, अभी हमारे पास इतनी ज्यादा फसल नहीं हो पाती है कि हम इतनी दूर फसल बेचने चले जाएं। हमारा किराया ही फसल की कीमत से ज्यादा हो जाता है। अभिषेक ये भी बताते हैं कि हमारे नजदीकी बाजार में मांग इतनी नहीं होती कि सारी उपज एक बार में बिक जाए। स्थानीय बाजारों में ऑर्गेनिक फसलों का दाम भी अनऑर्गेनिक फसलों के बराबर ही दिया जाता है। अभिषेक रावत उम्मीद से कहते हैं कि अगर हमारे आसपास सरकारी खरीद केंद्र होगा तो हमें भी अपनी फसल का उचित दाम मिलेगा। जो युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं वो भी खेती को रोजगार के रूप में करने के लिए उत्साहित होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। खेती से कुछ बेहतर ना निकल पाने की वजह से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं और इस तरह कृषि की जमीन बंजर पड़ती जा रही है। पहाड़ में लोगों की कृषि से दूर होने की एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज भी है। भले ही शहरों में रहने वालों को जलवायु परिवर्तन ज्यादा ना महसूस हो, लेकिन पहाड़ों में खेती करने वाले इसकी मार झेलना शुरू कर चुके हैं। उत्तराखंड में सर्दियों के मौसम में होने वाली बारिश लगातार कम होती जा रही है। इसके उलट मानसून में होने वाली बारिश लगातार बढ़ रही है। 2023 के ही आंकड़े देखें तो जनवरी से फरवरी के बीच सामान्य से 82% कम बारिश हुई थी। सर्दियों में ना के बराबर बारिश होने से गेहूं और सरसों की फसल कम या ना के बराबर होती है, और जब गेहूं की फसल नहीं होती तो लोगों को गेहूं, आटा और सरसों का तेल भी बाजार से खरीदना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय गर्म हो रहे हैं और इससे क्रॉप साइकिल और मिट्टी में नमी में काफी ज्यादा बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव पहाड़ के किसानों के लिए कतई मुफीद नहीं है। प्राकृतिक तौर पर भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में खेती करना अपने आप में एक चुनौती है। यहाँ खड़ी ढलानें हैं जिनसे लगातार मिट्टी का कटाव होता रहता है और बदले में ये यहाँ की जमीन को कम उपजाऊ बना देता है। दूसरी तरफ जंगली जानवर हैं जो फसलों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। खुद कृषि मंत्री गणेश जोशी बताते हैं कि सीमांत क्षेत्रों में लोगों के पलायन का एक बड़ा कारण जंगली जानवर हैं। किसान विनोद जुगलान कहते हैं कि उनके 2 भाई नौकरी पेशा हैं। नौकरी पेशा भाइयों के बच्चे भी नौकरियों में चले गए हैं। खुद विनोद अपने खेत को बटाई पर देते हैं, लेकिन कभी ओले और कभी बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचता है। वो कहते हैं कि अनिश्चितता से भरी खेती को नई पीढ़ी के हाथ में सौंपने की सोच अब पस्त होने लगी है, और ऐसा सोचने वाले विनोद अकेले नहीं हैं। विनोद के खेत में काम करने वाले बंदे ने हाथ खड़े कर दिए हैं। खेत के मालिक को जितना नुकसान हुआ, खेत में पसीना बहाकर अन्न उगाने वाले किसान की उससे भी बुरी हालत हो गई है। मालिक मजदूर दोनों निराश हैं, और जब दोनों ही निराश होंगे तो एक दिन थक हार कर ये भी खेती छोड़ देंगे, और इसमें फ्री राशन नहीं बल्कि उत्तराखंड के वो हालात शामिल हैं जिनमें सुधार लाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपरीत हालातों की वजह से उत्तराखंड की कृषि भूमि कम हो रही है। इस भूमि को कम करने में सरकारों का भी काफी ज्यादा योगदान है। इतिहासकार शेखर पाठक बताते हैं कि राज्य की सीमित कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल ही बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हुआ है। वो बताते हैं कि तराई में खेती की जमीन पर उद्योग आए, शहरीकरण हुआ, पहाड़ों में जिला मुख्यालय, शिक्षण संस्थान सब कृषि भूमि पर बनाया गया। शेखर बताते हैं कि टिहरी बांध की झील से पहले भिलंगना और भागीरथी की घाटियां बेहद समृद्ध कृषि भूमि थी, लेकिन अब वो झील का हिस्सा बन चुकी हैं। इसी तरह खेती के लिहाज से समृद्ध पिथौरागढ़ में भी आईटीबीपी के लिए जगह, 2 कंटोनमेंट, रक्षा मंत्रालय का पंडा फार्म भी कृषि भूमि पर बनाया गया है। दूसरी तरफ खेती को लेकर आ रही चुनौतियों को लेकर भी राज्य सरकारें कुछ ठोस करती नजर नहीं आती।
24 साल के उत्तराखंड में पहाड़ की खेती के लिए कोई विशेष नीतियां भी तैयार नहीं की गई हैं। अब भले ही धामी सरकार मजबूत भू कानून लाने की बात कर रही हो, लेकिन जब तक इसमें भी पहाड़ी खेती की संवेदनशीलता को देखते हुए नियम नहीं बनाए जाते, तब तक वो भू कानून भी नाकाफी साबित होगा। केंद्र सरकार की कृषि से जुड़ी कई योजनाएं चल रही हैं। ये कुछ योजनाओं के नाम हैं जो मौजूदा वक्त में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनकी जानकारी सुदूर क्षेत्र के किसानों तक पहुंचती ही नहीं। कुछ को जानकारी है भी तो उन्हें इन योजनाओं का लाभ कैसे लेना है और इसके लिए क्या करना है, उस प्रोसेस की जानकारी होती ही नहीं। कुल मिलाकर सारे आंकड़े और संकेतों से यही साफ होता है कि उत्तराखंड में कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है। हार तोड़ मेहनत और मुट्ठी भर रिजल्ट की वजह से भी गांव में रहने वाले कई लोग खेती से दूरी बना रहे हैं। आज इनका सहारा दूसरे राज्यों से आने वाली राशन बन रही है और ये हाल उस राज्य के हैं जिसके बारे में कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नर हेनी रैमजे ने लिखा था कि पहाड़ी किसान की तुलना भारत के श्रेष्ठतम किसानों से की जा सकती है, क्योंकि ये सदियों से पर्यावरण के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्र की संपन्नता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि मैदानों से अनाज आयात करने का कोई संकेत नहीं मिलता। उल्टा मैदानों को अनेक वस्तुएं निर्यात पहाड़ से की जाती थी। मैदानी क्षेत्रों को यहां से 1872 और 1883 में गेहूं और जौ निर्यात किए जाने के कई सबूत मिलते हैं। इतने समृद्ध इतिहास वाले राज्य की कृषि की स्थिति आज बुरी हो चुकी है और ये लगातार बुरी होती जा रही है। लेकिन क्या अब उत्तराखंड राज्य में कृषि के हालात सुधारे नहीं जा सकते? तो जवाब हाँ है, सुधारे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी और बड़े प्रयास करने होंगे। और इन्हीं प्रयासों पर बात करते हुए इस विश्लेषण का निष्कर्ष भी देख लेते हैं। रिसर्च से ये बात तो साफ हो जाती है कि फ्री की राशन और कम दरों में मिलने वाला ये अन्न पहाड़ की खेती को बंजर नहीं कर रहा है, बल्कि पलायन, क्लाइमेट चेंज, पहाड़ फोकस्ड सरकारी नीतियों का अभाव जैसे कई कारण हैं जिनकी वजह से पहाड़ी खेती बंजर हो रही है। आज जब हिमाचल एप्पल स्टेट बन चुका है, तब उत्तराखंड में एप्पल की खेती संघर्ष कर रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में कृषि की स्थिति खराब होती जा रही है, इस फैक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता। खुद सरकार ये कह रही है कि यहाँ स्थिति काफी चिंताजनक है। अब उत्तराखंड में कृषि की स्थिति सुधारने के लिए सिर्फ कृषि जमीन बाहरियों के हाथ न बेचने से काम नहीं बनने वाला। इसकी हालत सुधारने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत होगी और चकबंदी भी एक ऐसा ही क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। उत्तराखंड में अच्छे क्वालिटी के सीड्स यानी बीजों की भी कमी है और सरकार इन बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए काम कर सकती है। ये रिसर्च पेपर देखिए जो बताता है कि उत्तराखंड में किन फसलों से बहुत ज्यादा लाभांश हासिल किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि इन फसलों पर काम किया जाए। पहाड़ी किसानों की खेती को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग जैसे उपाय अनिवार्य रूप से करने होंगे। पहाड़ी किसानों की फसल को सही मूल्य देने के लिए पहाड़ों में मार्केट की व्यवस्था करनी होगी। हॉर्टिकल्चर के कई मौके उत्तराखंड में बन सकते हैं। मौजूदा वक्त में करीब 4.5 लाख छोटे और सीमांत किसान हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन इन नीतियों का लाभ पहाड़ के छोटे किसानों को मिल सके, इसके लिए इन स्कीम्स को लेकर जागरूकता फैलानी होगी और तब जाकर कहीं हालात बदल सकते हैं। वरना वो दिन दूर नहीं जिस दिन पूरा उत्तराखंड दूसरे राज्यों की राशन पर निर्भर होगा और पहाड़ के बाशिंदे सब जगह होंगे, लेकिन पहाड़ में नहीं। विश्लेषण के इस एपिसोड के जरिए हमारी कोशिश आप तक उत्तराखंड की कृषि पर विस्तार से बात करने की थी। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमने जिन भी रिपोर्ट्स के आधार पर यहाँ जानकारी पेश की है, सबकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और उत्तराखंड की आत्मा से जुड़े ऐसे ही मुद्दों पर जानकारी और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।